हाँ तो फ्रेंड्स, अब तक हमने पढ़ा कि वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपने अगर पिछली वीडियो देखे नहीं है तो देख लीजिए फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, तो वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है फ्रेंड्स। अपने अपने तो एडिशन देख लिया, ठीक है। अभी मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा वेक्टर में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स, इसमें सारे कंसेप्ट में क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। देखो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे, अगर किसी स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया जाए वेक्टर क्वांटिटी से तो आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स। क्या आएगा आंसर। किसी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ध्यान सुनिए, हमेशा आंसर आएगा वेक्टर। हमेशा आंसर क्या आएगा, वेक्टर आएगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, देखो एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास कोई एक वेक्टर है, ठीक है, जिसकी वैल्यू 4i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है। ये एक वेक्टर है। वेक्टर में क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और उसके साथ डायरेक्शन होता है। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और डायरेक्शन क्या है i j k। i का मतलब x के डायरेक्शन में, j का मतलब y की डायरेक्शन में और k का मतलब z की डायरेक्शन में। पिछली वीडियो आपने देखा है तो आपको तुरंत आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैंने आपको अगर बोला कि ये एक वेक्टर है a, तो मुझे बताओ अभी 3a क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं अभी, 3 एक कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, और a वेक्टर है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर का वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो आंसर क्या आना चाहिए, वेक्टर आता है कि। देखो 3a तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू ए क्या है हमारा, देखो 4i प्लस 2j प्लस 3k, है कि नहीं। तो मल्टीप्लाई करो, 3 4 का कितना होता है फ्रेंड्स, 12i, 3 2 का 6j प्लस 3 3 का 9k। तो ये आ जाएगा 3a। समझ पा रहे हो फ्रेंड्स। और ये जो आंसर आया है हमारा, ये वाला, ये भी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है और i j k ये डायरेक्शन बता रहे हैं, सही है ना। तो ठीक है, यहाँ पे पहली क्वांटिटी हमने पढ़ी कि स्केलर का मल्टीप्लिकेशन अगर वेक्टर में हो तो हमेशा आंसर क्या आ जाएगा, वेक्टर ही आ जाएगा, सही है। अभी सेकेंड क्वांटिटी देखो, अभी सेकेंड कंसेप्ट देखो फ्रेंड्स। यहाँ से देखो, अगर मैंने किसी वेक्टर का मल्टीप्लाई वेक्टर में ही कर दिया तो आंसर क्या आ जाएगा। और अगर मैंने किसी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर में ही कर दिया तो आंसर क्या आ जाएगा। अरे सर जी आपने तो डबल लिख लिया, वेक्टर इंटू वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर इंटू वेक्टर। हाँ ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से सुनो। अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर क्वांटिटी में मल्टीप्लाई हो और अगर आंसर स्केलर आ जाए, वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर क्वांटिटी में मल्टीप्लाई हो जाए और उसके बाद आंसर अगर स्केलर क्वांटिटी आ जाए तो इसको क्या बोलोगे फ्रेंड्स, इसको बोलोगे स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, या तो इसका और एक नाम है डॉट प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा ये, डॉट प्रोडक्ट। समझ पा रहे हो फ्रेंड्स। वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर में अगर मल्टीप्लाई हो और आंसर अगर स्केलर आ जाए तो इसको बोलोगे स्केलर प्रोडक्ट या तो डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डॉट से, ऐसा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस डॉट से। समझ पा रहे हो, वेक्टर का वेक्टर में मल्टीप्लाई, अगर आंसर स्केलर तो ये स्केलर प्रोडक्ट और इसको ही डॉट प्रोडक्ट बोलते, सही है। और अगर वेक्टर क्वांटिटी का, ध्यान सुनो फ्रेंड्स, अभी अगर वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर क्वांटिटी से ही मल्टीप्लाई हो और आंसर अगर वेक्टर आए, ध्यान से, वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद, वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन होने के बाद अगर आंसर वेक्टर आए
तो इसको बोलोगे वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोलोगे? वेक्टर प्रोडक्ट। यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे इसको क्या बोलोगे? वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, या तो इसका और एक नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, सही है फ्रेंड्स। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों? क्योंकि इसको क्रॉस से डिनोट किया जाता है। क्योंकि इसको क्या किया जाता है? क्रॉस से डिनोट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बेसिक बातें थी। स्केलर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर में हो तो हमेशा आंसर वेक्टर आएगा। वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर में हो, अगर आंसर स्केलर आ जाए तो इसको बोलोगे स्केलर प्रोडक्ट या तो डॉट प्रोडक्ट। और अगर वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर क्वांटिटी में मल्टीप्लिकेशन होने के बाद आंसर वेक्टर आए तो इसको बोलोगे वेक्टर प्रोडक्ट या तो क्रॉस प्रोडक्ट। समझ पा रहे हो फ्रेंड्स? तो ये बातें थी बेसिक, आप जल्दी से इसको लिख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर बढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जल्दी लिख लीजिए। अच्छा, तो फ्रेंड्स अभी हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट। इसको ही हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। इसका ही दूसरा नाम क्या है? डॉट प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स ये जो स्केलर प्रोडक्ट है इसका कोई डेफिनेशन है फ्रेंड्स, कुछ डेफिनेशन है, ध्यान से इसको सुन लीजिए। ध्यान से इसको सुन लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, ये क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ magnitude of two vectors and cosine of angle between them is called या तो ऐसे बोले is known as स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इसको क्या बोलते हैं हम? स्केलर प्रोडक्ट। ध्यान से इसको मैं अभी समझाऊंगा फ्रेंड्स। देखो, ये एक प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट क्या है? एक प्रोडक्ट है किसका? मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स और कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, और उनके बीच में जो एंगल होगा, वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है उनका प्रोडक्ट हो जाएगा मैग्नीट्यूड, और उस एंगल का प्रोडक्ट, इसको हम बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। ध्यान से अभी देखो, अगर मेरे पास कोई एक वेक्टर है, ए नाम का कोई वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है मेरे पास कोई बी नाम का, ए वेक्टर बी वेक्टर, दो वेक्टर है और इनमें कुछ एंगल होगा, सपोज कर लीजिए थीटा, तो इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा? और अगर आपको क्वेश्चन आया कि फाइंड ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी, देखो यहाँ पे डॉट यूज किया है, मतलब कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा? स्केलर प्रोडक्ट, और इसको ही हम बोलते हैं देखो डॉट प्रोडक्ट। तो आपको बोला फाइंड ए डॉट बी, सही है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप? ये जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, एक प्रोडक्ट होता है किसका? मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड कोसाइन एंगल बिटवीन देम। ध्यान से सुनिए, अभी यहाँ पे इस डेफिनेशन को मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। मुझे बताओ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमें फाइंड करना है, तो क्या होगा? किसके इक्वल होगा? ध्यान से, ए का मैग्नीट्यूड ऐसा लिखा जाता है ना, ए और आजू बाजू को दो लाइंस पैरेलल, इसको हम क्या बोलते हैं? देखो इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम मॉड। और कोई भी वेक्टर अगर मॉड में लिखा होगा तो इसका मतलब उस वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है, वहां पे उस वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड वो शो कर रहा है। समझ पा रहे हो? तो ए का मैग्नीट्यूड डॉट बी का मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स? कोसाइन एंगल बिटवीन देम, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है वो एंगल क्या है फ्रेंड्स? ध्यान से सुनिए, यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा ए डॉट बी वेक्टर का प्रोडक्ट, यानी कि इसको ही बोलते हैं हम स्केलर प्रोडक्ट। समझ पा रहे हो फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है फ्रेंड्स? अच्छा, और फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात ध्यान से सुन लीजिए,
ऐसे कौन से दो वेक्टर है फ्रेंड्स, ऐसे कौन से दो वेक्टर है जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर स्केलर आए? स्केलर प्रोडक्ट वही होता है ना, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आंसर स्केलर आ जाए तो इसको हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ऐसी कौन सी क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, जिन दोनों को, जो दोनों वेक्टर है, दोनों फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होगी, वेक्टर होगी, और उन दोनों वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आंसर स्केलर आए तो वो हो जाएगा स्केलर प्रोडक्ट। तो वो कौन सी है आपको पता है फ्रेंड्स? देखो मैं आपको बताता हूं, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है, सही है, डॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, देखो फोर्स भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है, और इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट देखा जाए, इनका दो अगर प्रोडक्ट देखा जाए तो ये आता है, आपको पता होगा फ्रेंड्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किसका फॉर्मूला है, ये तो वर्क का फॉर्मूला है, वर्क यानी कि कार्य होता है कि नहीं फ्रेंड्स, ये वर्क का फॉर्मूला है। और आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ, ये फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इन दोनों का प्रोडक्ट हमें मिला वर्क, जो कि स्केलर क्वांटिटी है भैया। कौन सी क्वांटिटी है, ये जो मिला है हमें, ये जो हमें वर्क मिला है, ये वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। मतलब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया और आंसर हमें स्केलर मिला, जो कि हमारा वर्क है, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर किसी ने पूछा कि ऐसी कौन सी दो क्वांटिटी है जो वेक्टर है और उनको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमें स्केलर मिलता है, तो ये है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, ऐसी क्वांटिटी है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें स्केलर मिला। समझ पा रहे हो फ्रेंड्स? तो आई होप आपको समझा होगा, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होगा जब भी स्केलर प्रोडक्ट को हम फाइंड करना चाहेंगे, तो ये जो फॉर्मूला आया है ये हमें वहां पे लगेगा फ्रेंड्स, ठीक है। जल्दी से राइट कर लीजिए आपकी कॉपी में, फिर बढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अच्छा तो फ्रेंड्स हमने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ लिया, ठीक है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल उस पर सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिए, स्केलर प्रोडक्ट पर न्यूमेरिकल है। एक एग्जांपल लेते, 10 न्यूटन फोर्स is applied on a object, on a object, it displays 5 मीटर। कोई एक ऑब्जेक्ट है जिस पर हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने के बाद वो ऑब्जेक्ट 5 मीटर डिस्प्लेस हुआ, मतलब वो यहाँ पे था 5 मीटर पर जाके रुका, सही। फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन, फाइंड वर्क डन if angle between force and displacement, force and displacement is 60 डिग्री। देखो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम हो गया, हमने किसी ऑब्जेक्ट पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, अप्लाइड किया, और वो ऑब्जेक्ट 5 मीटर डिस्प्लेस हुआ। तो मुझे तो हमको अभी क्या करना है, तो फाइंड करना है वर्क डन, कितना कार्य हुआ, फोर्स लगाने के बाद वो डिस्प्लेस हुआ तो कितना वर्क डन हुआ, कितना कार्य हुआ फ्रेंड्स, ठीक है। और एक बात बोला है, एंगल जो दिया है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, वो 60 डिग्री, सही है। मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट था, इस पर मैंने फोर्स लगाया, इस तरफ यहाँ से ऐसा फोर्स लगाया, जो कि फोर्स था हमारा 10 न्यूटन का, सही है। और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है फ्रेंड्स, ये जो ऑब्जेक्ट है फ्रेंड्स, मान लीजिए कि उसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ, यस को, यस डिस्प्लेसमेंट को यस से रिप्रेजेंट किया जाता है कि नहीं, फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे है फ्रेंड्स, और मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ, और फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल बन रहा है
वो है 60 डिग्री का, वो है 60 डिग्री का। तो हमें वर्क डन फाइंड करना है। तो वर्क क्या होता है फ्रेंड्स, आपको पता है वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सही है फ्रेंड्स? तो हमें बताओ फोर्स कितना है? 10, ये हो जाएगा 10। सही है, ये क्या हो जाएगा 10 इनटू क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है फ्रेंड्स? डिस्प्लेसमेंट हुआ है 5, ठीक है। और उसके बाद एंगल कितना है? कॉस थीटा, और थीटा हमारे पास है 60 डिग्री का, है कि नहीं? ये जो थीटा है ये एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारे पास कितना है? 60 डिग्री। तो कॉस थीटा यानी कि कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे 10 इंटू 5 इंटू कॉस 60 कितना होता है फ्रेंड्स? 1/2 होता है कि नहीं? कॉस 60 कितना होता है फ्रेंड्स? 1/2 होता है कि नहीं? ठीक है। तो ये हमारा 2 1 सा 2, 2 5 सा 10 हो जाएगा। सही है, 2 5 टाइम्स 10 कट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा? 5 इंटू 5। तो 5 इंटू 5 कितना होता है? 25। सही है, 5 इंटू 5 कितना होता है? 25। तो ये हो जाएगा वर्क 25। वर्क का यूनिट होता है फ्रेंड्स जूल। आपको पता होगा फ्रेंड्स, वर्क का यूनिट होता है फ्रेंड्स जूल, 25 जूल। यानी कि 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, 5 मीटर डिस्प्लेस हुआ ऑब्जेक्ट, एंगल होता है उनके बीच का 60 डिग्री, और हमारे पास वर्क डन आ गया कितना? 25 जूल इतना वर्क डन हुआ। सही है। फॉर्मूला कैसे लगाया ध्यान से सुनिए, यही तो था ना पिछला, यही तो फॉर्मूला था ना, यहाँ पे हमने पढ़ा पीछे, ठीक है। अच्छा लिख लीजिए जल्दी से, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अच्छा तो फ्रेंड्स स्केलर प्रोडक्ट हमने पढ़ लिया, एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, ठीक है। अभी ये जो स्केलर प्रोडक्ट होता है फ्रेंड्स, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है फ्रेंड्स, कुछ उसके गुणधर्म होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये वो जो क्या क्या गुणधर्म है और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्रेंड्स जो फॉलो करता है ये स्केलर प्रोडक्ट, वो भी पढ़ लेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक फ्रेंड्स, यहाँ से ध्यान से सुनिए, स्केलर प्रोडक्ट obeys commutative law of multiplication, ठीक है। ये जो स्केलर प्रोडक्ट होता है ये क्या ओबे करता है? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है फ्रेंड्स। अभी ये जो स्केलर प्रोडक्ट है वो क्या ओबे करता है? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ पे लॉ ऑफ, यहाँ पे वर्ड डाल लीजिए फ्रेंड्स, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। सही है, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। तो फ्रेंड्स आपको बता देता हूँ मैं, अगर मेरे पास कोई एक वेक्टर है, मान लीजिए कि कोई p वेक्टर है, डॉट दूसरा वेक्टर है मेरे पास q, तो p डॉट q स्केलर प्रोडक्ट है, इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था फ्रेंड्स? p का मैग्नीट्यूड इंटू q का मैग्नीट्यूड इंटू क्या था? कोसाइन एंगल यानी कि कॉस थीटा। सही है। अगर मैंने q वेक्टर को p वेक्टर से अभी मल्टीप्लाई किया, पहले क्या किया था? p वेक्टर से q को मल्टीप्लाई किया, अभी q को p से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? q का मैग्नीट्यूड इंटू p का मैग्नीट्यूड, उनमें दोनों में एंगल क्या है? कॉस थीटा। क्या दोनों चीजें एक ही है क्या फ्रेंड्स? इनमें कोई डिफरेंस है कि नहीं? यस फ्रेंड्स, कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब आप p डॉट q वेक्टर p डॉट वेक्टर q करो, या तो वेक्टर q डॉट वेक्टर p करो, दोनों ही इक्वल होते हैं, कोई चेंज नहीं हो सकता। वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन में आपने इनको अगर अल्टरनेट कर दिया तो वो इक्वल ही आएंगे। तो यस फ्रेंड्स, स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो ओबे करता है, मानता है, कम्यूटेटिव लॉ को मानता है फ्रेंड्स। सही है, ये था पहला कैरेक्टरिस्टिक। समझ पा रहे हो फ्रेंड्स? अच्छा, मतलब ये चीज ऐसे होगी फ्रेंड्स, 5 इंटू 2
या तो 2 इंटू 5 करो, बात एक ही है। 5 2 कितना हो जाएगा ये 10, और 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा ये भी 10, तो बात एक ही आई ना, सही है। तो कम्यूटेटिव स्केलर प्रोडक्ट क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। अच्छा, अभी दूसरा, अभी यहाँ पे देखो, ये जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट ओबेज और वो क्या और चीज को मानता है फ्रेंड्स, किसको फॉलो करता है, किसको ओबे करता है, देखो ध्यान से, स्केलर प्रोडक्ट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ये जो है स्केलर प्रोडक्ट वो और किस चीज को मानता है, किसको ओबे करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये बता रहा हूं मैं, ये वाली चीजें, ठीक है। इससे अगर क्लियर नहीं होता तो ये इससे क्लियर हो जाता है, ठीक है बच्चों का, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, तो स्केलर प्रोडक्ट किसका ओबे करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का। ध्यान से सुनिए, मेरे पास अगर ये p वेक्टर है और ब्रैकेट के अंदर मेरे पास है q वेक्टर प्लस r वेक्टर, ये चीज इक्वल हो जाएगी किसके, ध्यान से सुनिए, ये p जो ब्रैकेट के बाहर है फ्रेंड्स, q में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और r में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि p डॉट q वेक्टर p डॉट वेक्टर q प्लस ये प्लस, वैसे ही p वेक्टर डॉट r वेक्टर, p वेक्टर डॉट r वेक्टर, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आप ऐसे करो या तो ऐसे करो, बात एक ही है। तो इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, इसको फॉलो करता है। समझ पा रहे हो फ्रेंड्स। तो ये सेकंड था, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक स्केलर प्रोडक्ट का, जिसको ओबे करता है। सही है फ्रेंड्स, तो जल्दी से लिख लीजिए, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट थर्ड नंबर के कैरेक्टरिस्टिक पर, ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। हाँ तो फ्रेंड्स अभी ध्यान से सुनिए, थर्ड नंबर का प्रॉपर्टीज देखो, ये थर्ड नंबर का प्रॉपर्टी, इफ टू वेक्टर्स are parallel to each other, that is, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, दो वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल है, मतलब उन दोनों वेक्टर में एंगल कितना है, ये वेक्टर एक वेक्टर, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये वाला ए ये वाला बी, दो वेक्टर एक दूसरे को कैसे पैरेलल है कि नहीं, इनमें एंगल कितना है। अरे भैया जो भी चीजें अगर पैरेलल होती है उनमें एंगल जीरो होता है, उनमें एंगल क्या होता है, जीरो होता है। तो जब भी कोई दो वेक्टर पैरेलल हो गए एक दूसरे को, इसका मतलब थीटा, थीटा क्या होता है, एंगल होता है, तो एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री। देन तब क्या होगा, देन ध्यान से सुनिए अभी, देन अगर मेरे पास कोई एक वेक्टर है, ये वाला ए वेक्टर और ये दूसरा वाला बी वेक्टर, ठीक है, तो मैंने आपको अगर बोला कि फाइंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, डॉट प्रोडक्ट फाइंड कीजिए या तो स्केलर प्रोडक्ट फाइंड कीजिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से आप बोलोगे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा। सही है, तो ए का मैग्नीट्यूड एज इट इज ए, बी का मैग्नीट्यूड एज इट इज कॉस थीटा। थीटा कितना है भैया, दो वेक्टर पैरेलल एक दूसरे को दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है, पैरेलल होंगे तो थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री। और आपकी नॉलेज के लिए आपको बता देता हूँ, कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। कॉस 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है फ्रेंड्स। सही है, पढ़ा है क्या, कॉस 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से ये हो जाएगा वेक्टर ए, सॉरी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस 0, कॉस 0 होता है 1। तो इसका मतलब ये चीज हो गई वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके इक्वल आ जाएगा,
मॉड ए और मॉड बी, मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, कॉस 0 डिग्री यानी कि 1, तो ये चीज आ जाएगी। ये कब होगा, ऐसा कब होगा, जब दो वेक्टर्स एक दूसरे को पैरेलल होंगे तब ये होगा। समझ पा रहे हो फ्रेंड्स, दो वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल होंगे तब ये चीजें होंगी। सही है, अच्छा लिख लीजिए जल्दी से। हाँ, अभी 4th नंबर का कंडीशन, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को 90 डिग्री पर हो। जैसे कि दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो ईच अदर, दैट इज थीटा क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, है कि नहीं। अगर ये कोई एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, परपेंडिकुलर मतलब 90 का एंगल हो, ये वेक्टर अगर ए होगा और ये अगर वेक्टर बी होगा, तो बी वेक्टर को ए कैसा है, परपेंडिकुलर है, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 है। सही है, तो मान लीजिए मैंने आपको पूछा इस डायग्राम से कि फाइंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो आप कैसे फाइंड करोगे, आपको पता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, मतलब इन दोनों के मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम सिर्फ, ठीक है, और इनटू कॉस थीटा, इनटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अच्छा, तो मॉड ऑफ ए एज इट इज, मॉड ऑफ बी एज इट इज, मैग्नीट्यूड दोनों की, कॉस थीटा, भैया ध्यान से सुनिए, कॉस थीटा कितना है, थीटा कितना है, 90 डिग्री है। थीटा क्या है, 90 डिग्री। 90 कब है, क्योंकि दोनों वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। सही है, तो आपकी नॉलेज के लिए आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, आप उतने क्लेवर ही हो, कॉस 90 डिग्री कितना होता है, कॉस 90 कितना होता है, अरे भैया कॉस 90 होता है 0, कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। तो पुट कीजिए कॉस 90 डिग्री, ठीक है, तो यहां से हो जाएगा वेक्टर मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस 90, कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0, तो 0 का इस सारे टर्म में मल्टीप्लिकेशन होने के बाद 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आता है, 0 आता है कि नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, स्केलर प्रोडक्ट लिया वेक्टर ए का और वेक्टर बी का, डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट, और आंसर क्या मिला हमें, 0, आंसर क्या मिला हमें, 0। दो वेक्टर एक दूसरे को अगर परपेंडिकुलर हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है। अगर कोई भी दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो और उनका अगर हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, स्केलर प्रोडक्ट लिया, सॉरी हमने स्केलर प्रोडक्ट लिया, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा भैया 0। समझ पा रहे हो, दिख रहा है क्या आपको, यहाँ पे 0, ये आंसर आ जाएगा 0। सही है फ्रेंड्स। अच्छा, तो जल्दी से इसको लिख लीजिए, दिमाग में चल रहा है ना फ्रेंड्स, अच्छे से समझ रहा है कि नहीं। अच्छा, आई होप फ्रेंड्स आपको समझ रहा होगा, आपको मजा भी आ रहा होगा फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर कोई क्यूरी है, कोई डिफिकल्टीज है इस टॉपिक में, तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। अच्छा, तो फ्रेंड्स ये टॉपिक जल्दी से लिख लीजिए और बढ़ेंगे हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। अच्छा, तो फ्रेंड्स हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स अभी, ठीक है। ये नंबर क्या था, आप ध्यान से सुनिए, 4th नंबर या 5 नंबर जो भी होगा, ठीक है। अभी ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ये टॉपिक है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। आपको मैंने पढ़ाया था फ्रेंड्स एक पिछले वीडियो में। अब अगर मेरे पास कोई कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, जैसे कि x, ये y और ये z, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि x की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर होता है i कैप, y की डायरेक्शन में होता है j कैप, और z की डायरेक्शन में होता है k कैप, होता है कि नहीं फ्रेंड्स। अच्छा, पढ़ा है हमने। अभी यहाँ से एक बात ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, मैंने आपको अगर बोला कि यूनिट वेक्टर i इंटू यूनिट वेक्टर j
इनका डॉट प्रोडक्ट, इनका स्केलर प्रोडक्ट होगा क्या? तो आप बोलोगे सर यूनिट वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर जे का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। और इन दोनों में थीटा देखो कितना है, आई में और जे में, ये तो परपेंडिकुलर आ रहा है, मतलब 90 का एंगल बना रहा है। तो 90 का अगर एंगल बनाएगा तो आई, यूनिट वेक्टर आई और यूनिट वेक्टर जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर आई इंटू यूनिट वेक्टर जे कॉस कितना आ जाएगा, कॉस आ जाएगा 90। और कॉस 90 जो होता है वो हमने अभी पढ़ा कि कॉस 90 डिग्री होता है हमारे पास 0। तो यहाँ से आप यूनिट वेक्टर आई और यूनिट वेक्टर जे को अगर मल्टीप्लाई किया जाए, इनका स्केलर प्रोडक्ट लिया जाए, तो आंसर क्या आता है, 0 आता है, क्योंकि कॉस 90 0 और 0 इंटू ये सब, ये भी 0 हो जाएगा। सही है। तो यहाँ से ये बातें ध्यान से सुनिए, अगर आई वेक्टर, यूनिट वेक्टर आई और यूनिट वेक्टर जे का स्केलर प्रोडक्ट जब भी लेंगे, आप जब भी लेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। अगर आप, मैंने आपको बोला यूनिट वेक्टर जे इंटू यूनिट वेक्टर के, यूनिट वेक्टर जे और यूनिट वेक्टर के ये भी एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। वैसे ही मैंने बोला कि यूनिट वेक्टर आई इंटू यूनिट वेक्टर के, ठीक है, तो इनका आंसर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, दो यूनिट वेक्टर का मतलब आई इंटू जे 0 हो जाएगा, जे इंटू के 0 हो जाएगा, और आई इंटू के भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैसे है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर होंगे तो इनमें एंगल कितना होगा, 90 का। तो 90 है मतलब कॉस 90 हमेशा क्या होता है, 0। इसके लिए यूनिट वेक्टर आई इंटू यूनिट वेक्टर जे ये 0 हो जाएगा और एज इट इज 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, तो जल्दी से लिख लीजिए इनको। और एक बात यहां से ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पे ये बातें लिख ली जल्दी से। और यहाँ पे एक और बात, अगर मैंने आपको बोला कि यूनिट वेक्टर आई इंटू यूनिट वेक्टर आई, आई का आई में ही मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, क्या होगा, देखो ये यूनिट वेक्टर आई और दूसरा भी यूनिट वेक्टर आई उसी डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में, मतलब इन दोनों में एंगल क्या है, 0 है, क्योंकि एक दूसरे को ये पैरेलल हो जाएंगे ना, इनमें एंगल क्या हो जाएगा, 0। और cos 90 के बजाय अभी एंगल कितना आ रहा है, 0, तो cos 0 कितना होता है, 1, cos 0 क्या होता है, 1। तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई हो जाए, आई का यूनिट वेक्टर आई का यूनिट वेक्टर आई में अगर स्केलर प्रोडक्ट हो, डॉट प्रोडक्ट हो, तो आंसर आता है 1, आंसर आता है 1। वैसे ही यूनिट वेक्टर जे का यूनिट वेक्टर जे के साथ ही स्केलर प्रोडक्ट लिया जाए तो आंसर 1 आता है। वैसे ही यूनिट वेक्टर के और यूनिट वेक्टर के का अगर डॉट प्रोडक्ट लिया जाए, स्केलर प्रोडक्ट लिया जाए, तो ये भी आंसर आता है 1, क्योंकि उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ अगर आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो उनमें एंगल क्या हो जाएगा, 0, और cos 0 होता है 1। ये बातें ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, ठीक है, ये बातें ध्यान में रखिए, ठीक है। अच्छा, तो आई होप आपको समझ रहा होगा फ्रेंड्स, ठीक है। अच्छा, लिख लीजिए। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ लेंगे इस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक 5 नंबर, ठीक है। अगर मान लीजिए इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, देन अगर अब आपको पता होगा फ्रेंड्स एंटी पैरेलल का मतलब होता क्या है। देखो ये एक वेक्टर है ए और ये दूसरा वेक्टर है बी, अभी ये एक दूसरे को पैरेलल है, और मैंने अगर इस बी वेक्टर को ऐसे ही ए के अपोजिट डायरेक्शन में निकाल लिया, जैसे कि अभी निकाला, तो अभी ये एक दूसरे को कैसे वेक्टर है, ये एंटी पैरेलल है। अभी ये कैसे है, एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। समझ पा रहे हो फ्रेंड्स। अच्छा, इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल, ठीक है। अभी
कोई भी दो वेक्टर अगर ऐसे हो, एंटी पैरेलल हो, मतलब थीटा कितना होगा भैया इसमें? इसमें थीटा होगा 180 डिग्री, है कि नहीं? देखो मान लीजिए एक वेक्टर है ए और इसके अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट में ये वेक्टर बी, तो मुझे बताओ ये एंगल कितना है? ये एंगल तो 180 डिग्री है कि नहीं? है कि नहीं फ्रेंड्स? तो थीटा क्या है? 180। कब? जब एंटी पैरेलल हो दो वेक्टर। इस केस में आपको अगर फाइंड करना हो, अभी यही केस में हम फाइंड कर लेंगे कि फाइंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। आपको अगर फाइंड करना हो, फाइंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो कैसे फाइंड करोगे फ्रेंड्स? ध्यान से सुन लीजिए आप। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इनका दोनों का स्केलर प्रोडक्ट या तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा वेक्टर ए, सॉरी मॉड ए, मतलब ए का मैग्नीट्यूड और वैसे ही बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस क्या होता है? थीटा होता है। अच्छा, तो यहाँ पे मॉड में ए, मॉड में बी, दोनों का मैग्नीट्यूड, और कॉस थीटा, कॉस ये हमारा जो थीटा है, ये थीटा देखो जरा क्या है? 180। और आपके नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं कि कॉस 180 डिग्री होता है -1। कॉस 180 डिग्री क्या होता है? -1 होता है। तो यहाँ पे कॉस 180 डिग्री हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 180 पुट की, तो यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी, और ये -1। तो ये -1 को लिखने के बजाय मैं ऐसा लिख देता हूँ, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, 1 को लिखा नहीं लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 को लिखा या तो नहीं लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका साइन लिख लिया मैंने आगे। मतलब अगर कोई दो वेक्टर एक दूसरे को एंटी पैरेलल हो, तब उनका स्केलर प्रोडक्ट अगर लिया तो वो माइनस आता है। तब वो क्या आता है फ्रेंड्स? माइनस आता है, जैसे कि माइनस मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। समझ पा रहे हो फ्रेंड्स? तो ये कुछ बातें हैं जो कि हमने अभी इस वीडियो में पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डिफरेंट डिफरेंट हमने इसमें पढ़ लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, और उसको ही बोलते हैं फ्रेंड्स क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझा होगा। ठीक है, और जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में बात करेंगे हम वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। सही है फ्रेंड्स? अच्छा, तो फ्रेंड्स बाय।